राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिनों का राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन चल रहा है। देश भर के तमाम प्रख्यात मीडिया कर्मी, पत्रकार, लेखक और इसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस सेमिनार में तमाम ऐसे स्पीकर्स भी हैं, ऐसे एक्सपर्ट भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं मीडिया के, जो सबको जागरूक कर रहे हैं और जो मीडिया की वर्तमान की दशा है और दिशा है उसके ऊपर भी अपना प्रबोधन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी साहब। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में जो मीडिया की स्थिति है वो क्या है, सोशल मीडिया के आने के बाद किस तरह से जो एनालॉग मीडिया और प्रिंट मीडिया उसका स्वरूप किस तरह से प्रभावित हुआ है और चुनौतियां कौन सी है, और आने वाले समय में जब AI का दौर है तो किस तरह से मीडिया कर्मियों को आगे बढ़ना होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी इंडिया में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले सवाल, जैसा कि ये परिप्रेक्ष्य है कि राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन चल रहा है और ऐसे में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। आप इस पूरे महासम्मेलन को किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? देखिए, जो सम्मेलन है ये तो शांति, सद्भाव और मैत्री दुनिया में किस तरह से ये फैले, ये विचार, और कैसे एक सुंदर बेहतर दुनिया बने, एक सुंदर दुनिया बने जिसमें सब लोग सुख शांति संवाद के साथ रहें। तो हम ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई दुनिया में जो आज झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जो विवाद हैं, उस कारण है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आज यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, ये जहाँ भी लड़ाइयाँ दुनिया के अंदर चल रही हैं, उससे इस नाते कि संवाद जब खत्म होता है तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसलिए एक अच्छी दुनिया बनाना है तो संवाद को बेहतर करना पड़ेगा। मीडिया संवाद और संचार का ही माध्यम है। इसलिए इस मीडिया सम्मेलन के माध्यम से ऐसे संचारक और संवाद करने वाले लोग हमारे बीच में आए और वो आगे जाके काम करें, जिससे एक अच्छी दुनिया बने, एक ऐसी दुनिया बने जहां संवाद निरंतर हो, सार्थक हो और विवादों का हल हम संवाद के माध्यम से खोज सकें। क्योंकि हमारी संस्कृति रही है कि हमने शास्त्रार्थ के माध्यम, संवाद के माध्यम से संकटों के हल खोजे हैं। हम युद्ध करने वाले युद्धकामी लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ तो अशोक की कथा है कि एक कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक के हृदय को उसने परिवर्तित कर दिया और अशोक फिर बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में जाने गए। तो ये धरती युद्ध की धरती नहीं है, ये धरती बुद्ध की धरती है, शांति का संदेश देने वाली धरती है। यही इस सम्मेलन का उद्देश्य भी है कि हम कैसे शांति, सद्भाव, मैत्री से भरी हुई दुनिया बनाएं। एक जो संदेश एक तरफ से साफ तौर पर उभर कर आया कि अगर मीडिया कर्मियों में आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए तो निश्चित तौर पर अपनी भूमिका को लेकर वो सकारात्मक हो सकते हैं और सचेत हो सकते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। आज जो मीडिया कर्मी पर बहुत सारे दबाव है, खबर को जल्दी देना है, तुरंत ब्रेकिंग न्यूज देनी है, खट से खबर देनी है, उसके पास अवकाश नहीं खबरों को जांचने का। खबरों को जांचने का अवकाश तो होने के नाते खबरों में गड़बड़ होती है, वो जिसको मैं हड़बड़ी में गड़बड़ी कह रहा हूँ। तो जब एक आध्यात्मिक चेतना संपन्न व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, वो केवल मीडिया काम नहीं, जीवन के हर पक्ष में वो हमेशा सफल रहेगा। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको अंदर झांकने का मौका देती है। आप तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करते, तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आप कभी भी देखिए, कोई घटना हो जीवन में, थोड़ा हम शांति से ठहर जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं, तुरंत जवाब देने से बच जाएं, तो शायद हमारी प्रतिक्रिया कुछ और होगी। किसी घटना पर आज हम कोई प्रतिक्रिया देंगे, 1 घंटे बाद देंगे या कल देंगे, हमारी प्रतिक्रिया में अंतर आ जाएगा। क्योंकि वो आवेग जो है, तत्कालिक जो गुस्सा, आवेग या अनुभूति जो उस समय की होती है, वो निश्चित रूप से बदल जाती है। तो मीडिया कर्मियों में भी थोड़ा धैर्य, धीरज आए और वो खबरों को देने के लिए अधीर ना हो। एक जो होड़ मची हुई है जल्दी परोसने की खबर को, उसको थोड़ा देख समझ करके, तथ्य अन्वेषण करके जब परोसेंगे तो एक नई चीज सामने आएगी। आपके अगर व्यक्तिगत इसमें अनुभव को देखें तो तकरीबन 4 दशकों से आप पत्रकारिता को नज़दीक से देख रहे हैं और उससे बड़ी बात ये कि आप नए पत्रकारों को वहाँ पर एक तरह से कहें तो गढ़ रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके कार्यशैली को और उनके विद्वता को आप बढ़ा रहे हैं। आप क्या अंतर देखते हैं सब जब आप पीछे देखते हैं और आज के दौर को देखते हैं, तो पत्रकारिता कितना ट्रांजिशन हुआ है, किस तरह का बदलाव आपको लग रहा है, जो चुनौती भी है और उपलब्धि भी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिसने 14 साल तो हार्डकोर जर्नलिज्म किया है। टीवी, प्रिंट, वेब, लगभग वेब की फर्स्ट जनरेशन जर्नलिस्ट में हो रहा हूँ। जब infoindia.com प्रारंभ हुआ मुंबई से, उसमें भी मैं रहा। फिर बाद में टेलीविजन में और अखबारों के अंदर मैंने संपादक की भूमिका में काम किया। उसके बाद मेरा ये भी भाग्य है मित्र कि मैंने देश की 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं का नेतृत्व किया। भारतीय जनसंचार संस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC, जो देश का सर्वश्रेष्ठ मीडिया संस्थान आज भी बना हुआ है, अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके महानिदेशक रहने का मुझे मौका मिला। माखनलाल चौधरी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष जनसंचार के नाते काम किया, वहाँ मैं कुछ समय कुलपति भी रहा।
वहाँ मैं रजिस्ट्रार के रूप में भूमिका अदा की। तो इन महान संस्थाओं के साथ रह के मेरा अनुभव बहुत समृद्ध है और मेरा मानना है कि जो पीढ़ी आ रही है बड़ी ऊर्जावान, बहुत ही जानकार, बड़ी समृद्ध, पर मूल्य जो होते हैं वो अलग होते हैं। एक हमारी योग्यता अलग होती है। अगर योग्यता के साथ मूल्यों को, वैल्यूज़ को ऐड नहीं किया जाएगा तो योग्यता हमेशा खतरे का कारण बनती है। कई बार बहुत ज़्यादा जानकारी भी नुकसान पहुंचाती है। समाज को क्या जानकारी देना और क्या नहीं देना, कितना बताना और कितना छुपा लेना। जैसे डॉक्टर कलाम जिस घटना का बार बार उल्लेख करते हैं कि डॉक्टर कलाम इजराइल गए हुए थे, वो एक होटल में रुके हुए थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और होटल के बगल में उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, और अगले दिन जब अखबारों को पलटते हैं इजराइल के तो कहीं उस ब्लास्ट की जानकारी नहीं है। उससे वो बड़े प्रभावित हुए, बार बार अपने भाषणों में इसका उल्लेख करते थे कि इजराइल ने बाकी सारी चीजें तो छापी और उस ब्लास्ट को नहीं छापा, क्योंकि उससे देश के लोगों का मनोबल, संबल टूट सकता था। तो कई बार मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने लोगों को ताकत दे, संबल दे। जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा, हमने ऐसी खबरें फैलाई, क्योंकि हम हेल्थ कम्युनिकेटर्स नहीं है, हमारे पास नहीं है हेल्थ कम्युनिकेशन की समझ रखने वाले लोग नहीं है। बावजूद हर आदमी हेल्थ एक्सपर्ट बना हुआ था, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मौत हो जाएगी। ये मतलब मीडिया काम डराना, भयभीत करना नहीं है। हम भय का व्यापार नहीं करते। तो गुंडों माफियाओं का काम भय का व्यापार करना, दवा बेचने वालों का काम है। हमें भय का व्यापार नहीं करना है, हमें लोगों को ताकत देनी है, हमें लोगों को संबल देना है, हमें लोगों को बताना है कि आप कैसे बच सकते हैं। ये नहीं बताना कि पूरी दुनिया कल खत्म हो जाएगी। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे टीवी चैनल्स पे कि ये जो है अब दुनिया खत्म होने वाली है और ये खत्म होने वाला है। अरे ऐसा नहीं होता, कभी 2006 से लगातार इस तरह की तो वो जो चीजें हैं कि हमें अपनी सारी योग्यताओं के बावजूद, सारी बहुत अच्छी क्षमताओं के बावजूद, बहुत अच्छी भाषा के बावजूद हमें लोगों को संबल देना है, हमें ताकत देनी है, समाज के साथ खड़े रहना है, जो कमजोर लोग उनके साथ खड़े रहना है। गालिब साहब लिखते हैं, अकबर इलाहाबादी का एक बहुत मौजूद शेर है इस बारे में। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। हमारे पास इल्म तो है, हमारे पास जर्नलिज्म का इल्म है, हमने हुनर सीख लिया, टीवी कैमरा चलाना सब सीख लिया, हमारे पास रिंग लाइट भी है, पर हम कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि सारी सुविधाओं के बावजूद, इतनी सारी सुविधाएं, इतने अखबार, इतने चैनल, इतना सब कुछ है, सोशल मीडिया सब कुछ है, बावजूद उसके हम कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं। तो उसी बात को अकबर इलाहाबादी कहते हैं, दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती, इल्म से पत्रकारिता नहीं होती, इल्म से लिटरेचर नहीं होता। दर्द होना चाहिए सोसाइटी के लिए आपके मन में। अगर आपके मन में सोसाइटी का दर्द नहीं, संवेदना नहीं है, आपका इल्म कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि जो भी कुछ आप दे रहे हैं उसमें लोगों का भला है कि बुरा है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और लोग उससे परेशान हो रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। आपने अपने प्रबोधन में कहा कि हमें क्रिएटिव रिफॉर्मर्स बनना चाहिए, इसका संदर्भ कैसे आप समझाएंगे और कितना इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ संचार माध्यम ना बना बल्कि हम रिफॉर्मर्स के तौर पर अपने आप को पेश कर सकते। देखिए, एक तो बाजार है, सोशल मीडिया का इसमें बाजार है, लोग रील्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो एक ट्रेंड चलता है, उस ट्रेंड के साथ, हवा के साथ आप बह के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स पैदा कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं, लोग करते ही करना चाहिए। तो एक ये तो ट्रेंड ये है कि आप ट्रेंड के साथ चलें और अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर पैदा करें। एक ट्रेंड को बदलने वाले बने, रिफॉर्मर बने, उसमें कुछ ऐसा काम करके जहां आप, ठीक है आपकी उतनी रीच नहीं होगी, ठीक है कि लोग आपको उतने नहीं सुन रहे होंगे, पर जो सुन रहे होंगे वो कुछ पा भी रहे होंगे। केवल उत्तेजना जगाना, केवल सूचनाओं की बमबारी करना और केवल जो है कि एक सेंसेशन पैदा करके अपनी टीआरपी बढ़ा लेना या अपनी रीच बढ़ा लेना, मुझे लगता है रीच से बड़ी चीज़ है कि हम दे क्या रहे हैं, हम परोस क्या रहे हैं। रिफॉर्मर का सही है, देखिए हम किन लोगों को याद करते हैं, हम उन लोगों को याद करते हैं। आज़ादी के ज़माने में टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे अखबार जो ब्रिटिशर्स की मदद से चलते थे, उन अखबारों को आज कोई याद नहीं करता, पर लोग गांधी के अखबारों को याद करते हैं, लोग नेहरू के अखबारों को याद करते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी के अखबार को याद करते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी की याद करते हैं, उनके अखबारों को याद करते हैं, लोकमान्य तिलक के अखबारों को याद करते हैं, माधवराव सप्रे का क्यों याद करते हैं। ये कोई लाखों में बिकने वाले अखबार नहीं थे। सप्रे जी का अखबार तो कुल 3 साल चला, और उदंत मार्तन जो पहला अखबार है, 200 साल हिंदी पत्रकारिता ने पूरी कर रही 30 मई को, तो वो तो बहुत लंबे समय तक नहीं चला, बहुत कम चला, बहुत कम सर्कुलेशन रहा, चला भी नहीं पाए, फिर भी उनकी रीच कम थी पर उनका संदेश बहुत बड़ा था। एक एक अखबार को लाखों लोग उससे प्रभावित होते, एक कॉपी को लाखों लोग पढ़ते थे, प्रभावित होते थे। तो वो चीज़ है कि आप देखे क्या जा रहे हैं। कल जब इतिहास लिखा जाएगा, उनका नहीं लिखा जाएगा लाखों बिके थे, उनका लिखा जाएगा जो विपरीत हवा के बावजूद टिके थे। ये एक चीज जो देखने के लिए आजकल मिल रही है कि, और जो सवाल भी अक्सर उठ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उस तरह का जिम्मेदारियों से अपने कहीं ना कहीं वो पीछे छूट रही है और ऐसी खबरों को प्रवाहित कर रही है, प्रसारित कर रही है, इसका बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है आज के समाज में। आपको लगता है कि पत्रकारिता में जो विकृति आई है उसके लिए कौन लोग प्रमुख जिम्मेदार हैं और इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मीडिया जैसा बन रहा है या जैसा बनेगा,
उसके लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम ही जिम्मेदार, हम मीडिया के लोग हैं, हम ही जिम्मेदार, हम ही अपना मीडिया बना। जैसे मुल्क जैसा बन रहा है, देश जैसा बन रहा है, ये जैसा बनेगा उसके लिए इस देश के निवासी जिम्मेदार हैं। हम कहें पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, उनने हमारी हालत खराब करके रखी, ये बेकार की बात है। आज आज़ादी के 80 साल पूरे होने जा रहे हैं, अमृत वर्ष चल रहा है। 1947 में हमें जो है 2047 में हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। तो इन सब समस्याओं से हमें मुक्त होना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ चीज़ों को बेचने और खरीदने में लगे रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मीडिया कर्मियों के ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ टेलीविजन पे ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है, टेलीविजन ड्रामा क्रिएट करने का माध्यम है, पर टेलीविजन ड्रामा क्रिएट करे पर तनाव क्रिएट न करे। ड्रामा क्रिएट करे, ठीक है, दो अलग अलग पक्ष हमें सुनने हैं, पर दो अलग अलग पक्ष सुनने का मतलब नहीं कि हम लड़ाइयाँ और युद्ध का मैदान में बदल दें टेलीविजन चैनल्स को, लोगों को तनाव से भर दें। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी संख्या में लोग टेलीविजन देखना बंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में चैलेंज है टेलीविजन मीडिया के सामने कि अगर लोग आपके माध्यम को नकार रहे हैं या आपके कंटेंट के नाते आपके माध्यम को नकार रहे हैं, तो ये टेलीविजन को सोचना पड़ेगा। टेलीविजन चलाने वाले मित्रों को, जो हमारे साथी उसमें काम करते हैं, सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से शाम के समय 8 खिड़कियां खोल के सारे हिंदुस्तान की लड़ाई दिखाई जाती है, क्या हिंदुस्तान में इतने झगड़े हो रहे हैं? आपको बताऊं, सच्चाई ये है हिंदुस्तान की, एक ही गाड़ी में बैठकर 3 अलग अलग दलों के प्रवक्ता आते हैं, अच्छा संवाद होता है। जैसे कैमरा ऑन होता है वो अलग मुद्रा में होते हैं, कैमरा ऑफ होते हैं अलग मुद्रा में होते हैं। जब ब्रेक चलते हैं वो भी अच्छी भली बात करते हैं, साथ में चाय काफी पीते हुए रवाना होते हैं, कहते हैं अरे यार तुमने मेरी तो आज बैंड बजा दी, अरे तुम कैसा करते यार, ऐसा मत क्या करो यार। मतलब एक तरह की जो पोस्चरिंग है, एक मतलब जो हम नहीं है वो हम दिखा रहे हैं। हम लड़ते झगड़ते हिंदुस्तान नहीं है, पर हम प्रोजेक्ट ऐसे करें जैसे हम परस्पर शत्रु हैं। हम शत्रु नहीं, हम अलग अलग विचार को रखने वाले लोग हैं, अलग अलग दलों को रखने वाले लोग हैं, अलग अलग दलों का पक्ष रखते हैं। हम आपस में शत्रु नहीं है। एक संसद बनी हुई है, उस संसद के अंदर सभी लोग बैठते हैं, क्योंकि हमने बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया है। यहाँ अनेक दलों के लोग हैं, जो सिंगल पार्टी का व्यक्ति वो भी वहाँ बैठा है, जो 240 लेके बैठे वो भी वहाँ बैठे हैं। तो हर तरह के लोग हैं, और अकेले आदमी की जो आवाज़ सुनता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। जो अकेला आदमी है उसकी भी आवाज़ सुनता है, बहुमत की भी आवाज़ सुनता है, विपक्ष की आवाज़ सुनता है, जनता की आवाज़ सुनता है। तो जो अखबार है वो तो शाश्वत सदन ही है, जिसमें पक्ष विपक्ष सबकी आवाज़ सुनी जाती है। अखबार का काम, टेलीविजन का काम एक संसद की तरह है, जिसमें विपक्ष को भी वही अवसर है जो सत्ता पक्ष को है। सर, आपको लगता है कि कुछ ऐसी ही कुछ विकृतियों के कारण ही जो फ्रंट लाइन मीडिया है, या जो आप कहें कि मुख्य धारा के जो मीडिया हैं, उनसे लोगों का रुझान जो है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने, और जो पॉडकास्टिंग के एक नए समूह आए हैं नए लोगों के, उसने एक बहुत बड़ा एक संसार क्रिएट किया। क्योंकि देखिए, आज ही आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कंटेंट कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंटेंट का माध्यम हमारा रेडियो है कि टेलीविजन है कि क्या है। तो मोबाइल के इमर्ज ने, खासकर स्मार्ट मोबाइल आने के बाद, मोबाइल जो है मुख्य रूप से हमारा कंज्यूम करने का एक वो हो गया है। तो हम मोबाइल से सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि बड़े से बड़े जो प्रिंट के हाउस थे उनको अपने ई पेपर लाना पड़ा, अपने डिजिटल पेज लाने पड़े, वो भी अपने सोशल मीडिया के पेज चला रहे हैं। तो आज सबको अपने को डिजिटल रिफॉर्म करना पड़ेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा मार्केट से। उसका फायदा बहुत से लोगों ने उठाया है, जो निजी तौर पे काम करते हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग खड़ी हुई है। अलग अलग विषयों पर आज हिंदुस्तान के लोग बात कर रहे हैं। कोई फूड कल्चर बात कर रहा है, कोई संस्कृति बात कर रहा है, कोई साड़ी पे बात कर रहा है, कोई कल्चर बात कर रहा है ना। तो ऐसे जिंदगी के जितने सारे विषय हो सकते हैं, हर विषय पर आज जो है आपको सामग्री उपलब्ध है, हर विषय को बताने वाले लोग उपलब्ध हैं। तो एक नई तरह की चेतना से लैस एक नए तरह के पाठक वर्ग, दर्शक वर्ग के साथ स्वीकार करके लोग खड़े हैं, वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो नए लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं और डिजिटल मीडिया के माध्यम से, पॉडकास्टिंग के माध्यम से, अपने अपने चैनलों के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको प्रशंसा उनकी करना चाहता हूँ। पर उनको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि देश बड़ा है, इस देश की संस्कृति बड़ी है, बाजार बहुत छोटा है, बाजार आज है कल नहीं रहेगा, और इस नाते अपने कंटेंट को लेकर हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आपने देखा कि बहुत बड़े लाखों करोड़ों फॉलोइंग लेकर जो लोग खड़े हुए, अचानक वो उनको जेल की हवा खानी पड़ी या मुकदमे झेल रहे हैं। तो हमें इसका भी सावधानी रखनी पड़ेगी। हम ऐसा कोई कंटेंट ना क्रिएट करें जो लोगों के दिलों को आहत करे। एक बात। दूसरी बात, जब हमारे पास जितनी अधिक फॉलोइंग होती है, हमारी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर मेरे साथ एक आदमी है, मेरी जिम्मेदारी बहुत कम है। मेरे साथ करोड़ लोग हैं, मेरी जिम्मेदारी उससे ज्यादा है। मेरे लाखों फॉलोअर हैं, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमें अपने दर्शकों के प्रति जवाब दे रहा है कि हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उन्हें अपग्रेड कर रहे हैं या नीचे लेके जा रहे हैं। हमारा काम अपने दर्शक का मत परिष्कार करना है, उसको अपग्रेड करना है, उनकी सूचना का जानकारी जो स्तर है उससे उसको ऊपर लेकर के जाना है।
तो हम एक तरह से ओपिनियन मेकर भी हैं। इस नाते हमें इस प्रकार से लोगों को तैयार करना है कि ताकि हमारे कंटेंट से किसी प्रकार का नुकसान ना हो, कम से कम देश का तो नुकसान ना हो। देश का नुकसान ना हो। देश ने एक नया कानून भी अभी तैयार किया है, जो गाइडलाइंस आई है, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। आपने भी देखा होगा सर, आप तो प्रत्यक्ष तौर पर उससे जुड़े हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब क्या इस देश में वाकई मीडिया को रेगुलेशन के लिए कोई सख्त कानून या कोई प्रभावी कानून की जरूरत आ गई है ताकि सबको रेगुलेट किया जा सके? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से निजी स्तर पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आपको पता है, जो हमारे पास नियामक संस्थाएं हैं, टेलीविजन की एक आध प्राइवेट निजी संस्थाएं बनी हुई हैं, और जो हमारी जो है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी जो जुरिडिक्शन है वो सिर्फ जो है प्रिंट मीडिया तक सीमित है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें इसके कानून लाने चाहिए जिससे इसका नियमन हो सके और इसमें अच्छा कंटेंट आ सके। ये किसी पर गला दबाने की बात नहीं है, ये सेंसरशिप जैसी बात भी नहीं है, ये तो सिर्फ नियमन की बात है कि हम अपनी हदों सरहदों को जाने। एक डॉक्टर के लिए हम अगर नियम कानून बनाते हैं, एक वकील जो दुनिया की लड़ाई लड़ता है उसके लिए भी रूल रेगुलेशंस हैं, वो भी उसका रजिस्ट्रेशन कराता है, सब कराता है। तो कुछ ना कुछ नियमन होना चाहिए जिससे इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट किस तरह का कंटेंट जा रहा है, क्या हम अचानक आज़ादी के नाम पर किस तरह की बातें करने लगते हैं। कई बार आपने देखा है कि किन किन चीज़ों से लोग आज़ादी मांगने लगते हैं। तो कोई मुल्क से आज़ादी मांगने लगता है, कोई अपनी तमाम चीज़ों से आज़ादी मांगने लगता है। तो ये देश का संविधान, इस देश का कानून, उसकी हदों और सरहदों में रह के हम जो काम करते हैं, मुझे लगता है वही ठीक है। और कानून नहीं है तो भी हमें अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी हदें और सरहदें लांघेंगे तो उसका नुकसान होगा। मर्यादा कोई भी लांघता है, माँ सीता ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा तोड़ी तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा। उसके नाते राम रावण कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो हमें इसलिए अपनी लक्ष्मण रेखा समझना चाहिए। मीडिया के लिए भी लक्ष्मण रेखा है और उस लक्ष्मण रेखा को हमको समझना चाहिए। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे नए पत्रकारों को, नए मीडिया कर्मियों को जो इस पूरी बातचीत को सुन रहे हैं? क्या आप उन्हें संदेश देना चाहिए, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि देखिए, क्रिएटिविटी और आइडियाज़ की दुनिया है। तो जब हम क्रिएटिविटी आइडियाज़ की दुनिया में जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा साथ अगर कोई देता है तो हमारी भाषा देती है। हमें अपनी भाषा पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, अपने समाज को बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है। जब अपनी भाषा में अपने समाज को हम समझते हैं तो हम ज़्यादा पावरफुल अभिव्यक्ति कर पाते हैं, और जो अभिव्यक्ति होगी वो लोगों के दिलों को छुएगी, लोगों को जोड़ने वाली होगी, क्योंकि हमको अंततः व्यक्त तो भाषा में करना है। कैमरा एक सहयोगी भूमिका में अदा कर सकता है, और जो हमारी भाषा है, जो हमारे संस्कार हैं और जो हमारी जानकारी का स्तर है, वही मुझे आगे लेकर के जाएगा, ड्राइविंग सीट पर रखेगा। मुझे लगता है जो नए कम्युनिकेटर्स आ रहे हैं, नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, अगर उन्हें आगे जाना है, अपनी भाषा पर बहुत अच्छा काम करना होगा। सिर्फ तकनीक से, कैमरा के एंगल से, चमक दमक से, रिंग लाइट से कंटेंट नहीं बनता। कंटेंट बनता है उस भाषा से, उस संस्कार से और उस सोच से, जिस सोच को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। सर, मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आपको हम देना चाहते हैं कि आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय दिया। ये नेशनल सेमिनार, मीडिया सेमिनार चल रहा है, ऐसे में आपने टीवी और मीडिया को समय दिया। जैसे प्रोफेसर संजय द्विवेदी साहब ने, जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, कई बड़े पदों पर, बड़े संस्थानों में आप काम कर चुके हैं और लंबे समय से, 4 दशक से ज़्यादा समय से आप मीडिया की गहराई को भी देख रहे हैं और आज जिस उत्थान पर मीडिया, वहाँ भी देख रहे हैं। जो एक सीधा संदेश यही है कि भले ही हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाए, हमारी रीच बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसके बावजूद हमारी सतर्कता कायम रहनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी कायम रहनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि जब माँ सीता ने अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तब ये नुकसान झेलना पड़ा, युद्ध झेलना पड़ा। इसी तरह से हमें भी अपने मर्यादा को ध्यान रखते हुए आम जनों को और भी कम्युनिकेट करने, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बातचीत को गंभीरता से लेंगे। तो आज की बातचीत बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी मीडिया लाइव। नमस्कार।